हम छोटे थे और मेरी आदत थी कि हमेशा क्लास में मैं फ्रंट बेंच पे बैठा करता था। अब हिंदी के मास्टर आते थे, वो बिना जैसे एंटर करते थे क्लासरूम में तो बिना कुछ सोचे समझे कहते अदीप टंडन स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब आप इमेजिन करिए कि फ्रंट रो में बच्चा नेकर पहने सबसे आगे बेंच पे खड़ा हो जाएगा तो पीछे वाले का क्या होगा। एंड आई टू फील वेरी एम्बेरस। तो मैंने जाके बोला हेड मास्टर को, मैंने कहा कि सर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ स्कूल। तो उन्होंने बुलाया टीचर को, उन्होंने कहा देखो उसको ऐसे मत सिखाओ, क्योंकि वो बच्चा जब वो रोएगा खड़ा रहेगा तो सीखेगा क्या। अदीप सर, स्वागत है आपको आरटीटी के पॉडकास्ट में। और शुरुआत करते हैं आपके बताने से कि आपने शुरुआत कैसे किया। मेरा जन्म हुआ कानपुर में जी। और बचपन मेरा बॉम्बे से शुरू हुआ कि मेरे फादर जो थे वो रेमन नूडल मिल्स में यहाँ जनरल मैनेजर हुआ करते थे, तो थाना में हम रहते थे। और मेरी स्कूलिंग यहाँ पे हुई थाना में, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हाई स्कूल थाना। और उसके बाद मैंने यहाँ से 4th स्टैंडर्ड तक किया और फिर मैं बनारस चला गया, क्योंकि बनारस में हमारा एंसेस्ट्रल घर था। और वहाँ फिर हमने हरिश्चंद्र स्कूल था, हरिश्चंद्र स्कूल में भी था, उसके बाद मैं कॉलेज में भी गया। हरिश्चंद्र स्कूल का ये है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसको शुरू किया था जी। और उसके एलुमनाई में थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ही वॉज ऑल्सो स्टूडेंट हरिश्चंद्र के। और उनके ज़माने में जो प्रिंसिपल हुआ करते थे मिस्टर बेनी प्रसाद गुप्ता, तो जब मैं स्कूल में ज्वाइन किया मैंने, तो उस साल वो रिटायर हुए थे। और शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो बेनी बाबू ने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि आज कोई मेरे दिल से पूछे कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आज मेरा बच्चा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, यू नो। खैर वहाँ से फिर मैंने किया, तो मैं 5वीं स्टैंडर्ड में वहाँ ज्वाइन किया था मैंने। बॉम्बे में तो यहाँ होता था कि इंग्लिश मीडियम था और बनारस में 5वीं से इंग्लिश शुरू होती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि मेरे अंग्रेज़ी के जो टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, वो ABCD पढ़ाते थे, मैं तो पूरा यहाँ अंग्रेज़ी सीख के गया था। तो वो क्लास छोड़ के मुझे कहते तुम पढ़ाओ, और वो चले जाते थे। अब सब बच्चे एक ही बराबर होते हैं, कुछ शैतान भी होते थे। तो मैंने कहा कि अब इनको कैसे टैकल करें। तो एक बच्चा जो था थोड़ा तगड़ा सा था, छिंदा नाम उसका था, तो मैंने उसको अपना असिस्टेंट बना लिया। तो कोई शरारत करता था तो मैं कहता छिंदा इसका हाथ मरोड़ के एक घूसा मारे उसको। तो उसकी पिटाई करता था, सब बच्चे चुप हो जाते थे फिर। तो बिगनिंग में तो क्या हुआ कि चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम से गया था, मुझे यहाँ 5वीं से हिंदी शुरू होती थी और वहाँ 5वीं से अंग्रेज़ी। तो मैं हिंदी में तो मतलब पैदल था बिल्कुल। तो ऑब्वियसली पहले टर्म में तो मैं फेल हुआ। तो मैंने, अब हम छोटे थे और मेरी आदत थी कि हमेशा क्लास में मैं फ्रंट बेंच पे बैठा करता था। अब हिंदी के मास्टर आते थे, वो बिना जैसे एंटर करते थे क्लासरूम में तो बिना कुछ सोचे समझे कहते अदीप टंडन स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब आप इमेजिन करिए कि फ्रंट रो में बच्चा नेकर पहने सबसे आगे बेंच पे खड़ा हो जाएगा तो पीछे वाले का क्या होगा। एंड आई टू फील वेरी एम्बेरस। तो मैंने जाके बोला हेड मास्टर को, मैंने कहा कि सर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ स्कूल। तो उन्होंने बुलाया टीचर को, उन्होंने कहा देखो उसको ऐसे मत सिखाओ, क्योंकि वो बच्चा जब वो रोएगा खड़ा रहेगा तो सीखेगा क्या। आपका फर्ज होता है कि आप उसको ठीक से समझाइए, है। तो खबरदार उसको आप पनिशमेंट नहीं देंगे, आप उसको सिखाएंगे। फिर मैंने घर पे, मेरी माँ ने ट्यूशन रखा मेरे लिए हिंदी का। तो सेकेंड कहते टर्म में 3 एग्ज़ाम होते थे। तो सेकेंड एग्ज़ाम में जो है ना, मैं आई बेयरली मैनेज टू गेट पास मार्क हिंदी में। मगर फाइनल में जब 5वीं स्टैंडर्ड का था, आई टॉप्ड इन द यूपी प्राइमरी बोर्ड स्कूल। अब उसमें मेरे 4 सब्जेक्ट में मेरे डिस्टिंक्शन आए थे, इंक्लूडिंग हिंदी। तो हमारे हेडमास्टर ने कहा कि भाई अब इसको तो 7वीं में भेजो। तो मैं रोने लगा, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा 7 में। तो फादर ने कहा, हेडमास्टर घर पे आया, उनको बोला मास्टर साहब पढ़ने दीजिए, बच्चा है अभी। बोले नहीं, बहुत तेज है ये, हम इसको देंगे, टीसी नहीं देंगे। अब परेशान हो गए। तो क्या करते साहब,
हमको 7वीं में एडमिशन दिया। मैंने कहा मेरे सारे साथी छूट जाएंगे पीछे, वो 6 में जाएंगे, मैं 7 में जाऊंगा। खैर अब कोई चारा था नहीं तो 7वीं में गए। अब 7वीं में भी जब मैं टॉप करने लगा तो मैं रोने लगा। मैंने कहा कि अब अगर मुझे आपने 9 में भेजा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, आई लीव द स्कूल, मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, मेरे साथ ये था कि मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था और जो क्लास में पढ़ा दिया बस वही पढ़ता था। मैंने कभी घर में किताब खोल के राइट, सिर्फ ज़िंदगी में 1 साल मैंने स्टडी किया, दैट वाज इन माय बीएससी प्रीवियस, ओनली 1 ईयर। बाकी तो मेरा ये होता था एग्ज़ाम टाइम में कि पता लगे आप अगर बहुत तेज़ हैं तो हम कोशिश ये करते हैं आपका टाइम कैसे ख़राब करें ताकि आप रिवीजन न कर सकें। तो एग्ज़ाम वाले टाइम में आपको कहीं न कहीं फँसा देते थे, ऐसे ले जाके कहीं घूमने चले गए, कुछ कर दिया। बोला कि भाई चलो यार राहुल, अब इसके बाद में क्या हाई स्कूल हो जाएगा, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, चलो एक हम लोग करते हैं ना फॉर कीप सेक एक फ़ोटोग्राफी कर तो लेते सर हैं। वहाँ से स्कूल से आपने बीएससी क्यों लिया कॉलेज में आकर? नहीं, बिकॉज़ मेरा इंटेंशन ये था कि देखिए मैंने अब पढ़ाई करनी है, तो अब जब मैंने जियोलॉजी जॉइन किया तो जियोलॉजी वॉज हमारे लिए तो नया सब्जेक्ट था, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा चलो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लूँ। मगर 1 हफ्ता डिले हो गया मेरा, क्योंकि मेरे फ्रेंड को मैंने बोला था कि बीएचयू से तुम मुझे फॉर्म भेज देना, और वो डिले हो गया 1 हफ्ता, जिसकी वजह से आई डिडंट गेट एडमिशन इन एमएससी। तो मैंने फिर लॉ ज्वाइन कर लिया। लॉ ज्वाइन इसलिए किया कि बिकॉज मेरे अंकल थे, ही वॉज चेयरमैन इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, तब ये तीनों डिपार्टमेंट दे यूज्ड टू बी जॉइंट एंड ही वॉज अ जॉइंट चेयरमैन ऑफ दैट। तो ही टोल्ड माई फादर कि भाई इस बच्चे को मेरे पास भेजो, मैं इसको जो है ना ये प्राइवेट कंपनी में इसको मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग लगा देता हूँ। तो ये तय हुआ। तो इस डर से कि मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करूँगा, और ख़ास तौर से रिकमेंडेशन पे तो मैं कतई नहीं करूँगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं ज़्यादातर? नहीं, देखिए क्या है ना, हमारे ज़माने में कुछ और था, आज के ज़माने में क्या है, अब सारे लोग जितने भी हैं ना सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ, कैन मनी ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू? नो वे। अगर पैसा ही सब कुछ, अगर ज़िंदगी में सारी खुशियाँ ला के देता आपको, तो बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं, वो क्यों दुखी रहते हैं? ये भी सोचिए ना। क्या उनको बीमारियां नहीं होती हैं, उनको तकलीफ नहीं होती, उनके घर में लोग मरते नहीं हैं, उनको दुख नहीं होता है? सबको होता है। तो आप जो है ना ये एम अपना क्यों बनाते हैं? और दूसरी बात, आज की तारीख में मैं ये देखता हूँ, जो जिसके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, एक बच्चा है आप उसको ग्रो नहीं करने देते, आप उसके ऊपर इतना बोझ लाद देते हैं, तुमको ये भी करना है, तुमको स्विमिंग भी करनी है, तुमको खेलना भी है, तुमको तुमको पढ़ना भी है, सब कुछ। अरे बच्चा है, उसका बचपन छीन रहे हैं आप। कितने बच्चे हैं आज की तारीख में जिनको आप देखेंगे कि साहब वो स्कूल से आए और जाके खेलने में लग गए। नहीं, अब खेल, स्कूल से आए हो प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाओ। तो उससे क्या है ना, आप जो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके, आप अपने बच्चे के थ्रू कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ना, कोई अगर बेसिकली अगर बच्चा अगर पैदाइशी इंटेलिजेंट है तो वो तो झेल लेगा, मगर जो नहीं है वो डूब जाएगा इसमें, और वो कंपैरिजन करने लगते हैं। नो टू पीपल आर इक्वल इन द वर्ल्ड। हर एक का अपना अपना खामियां भी है, अच्छाइयाँ भी हैं उनमें। तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है, जिसको कि हम पुश करके उसको सपोर्ट करें, सो दैट अगर वो जो है प्रोफेशन को अपना हॉबी बना लेगा, ही विल बी ए मास्टर इन दैट, यू नो। अगर ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे, अब मैं बताऊं कि अगर मेरा इंक्लिनेशन नहीं है डॉक्टर बनने का, मगर चूंकि मेरे ख़ानदान में लोग डॉक्टर, तो वो मुझे फोर्स करेंगे तुम भी पढ़ो डॉक्टरी, तो मैं आई बी ए फेल्योर। मैं किसी तरह से पास वो कर लूँगा, मगर मैं ज़िंदगी में खुश नहीं रहूँगा। जी सर। डॉक्टरी में क्या है, आज की तारीख में
वेयर आर दोज डॉक्टर्स जो कि कहते हैं ना कि दे इज टू बी ट्रीटेड लाइक गॉड। आज की तारीख में डॉक्टर ये कहता है, सर्जन जो होता है ना, भैया ये मरीज आया, अरे काटो इसको, माल बनाओ। उसको ये चिंता नहीं है कि भाई मैं इसको ठीक कर दूं। ये बहुत सारे ऐसे होते हैं। देखिए, आई एम एज ए प्रोफेशनल आई एम ए फिल्म मेकर, मगर एज ए हॉबी आई प्रैक्टिस होम्योपैथी। और मेरा ये है कि मैं दवाई जो देता हूँ कभी पैसे नहीं लेता। किसी को भी दवाई देता हूँ मैं पैसे नहीं लेता। और ठीक हो जाता है, वो कहता है कि सर कितने पैसे दूँ। मैंने कहा है कि पैसे, मैंने आपको ठीक ही नहीं किया। कहते नहीं सर मैं तो ठीक हो गया। मैंने कहा गलत फहमी में न रहिएगा, मैंने नहीं ठीक किया आपको, ठीक किया है ऊपर वाले ने। सो यू थैंक गॉड एंड यू ब्लेस मी, माई रेम्यूनरेशन इज योर ब्लेसिंग। और मैं जब दवाई देता हूँ किसी को भी, तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, हे प्रभु मेरी लाज रख लेना, मैं नहीं जानता कि मैं क्या दे रहा हूँ, इसको ठीक कर देना आप। जी सर। तो अदीप सर, ये फिल्म मेकिंग में आप कैसे आए? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको ना कि मैं जो कुछ भी करना चाहता था मैं अपने बलबूते पे करना चाहता था। और मैं रिकमेंडेशन मैंने कभी नहीं पसंद किया कि भाई रिकमेंडेशन पे क्यों, क्योंकि बाद में अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ बन गए तो कितने लोग आ जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए कि साहब मैंने ये कर दिया इसलिए ये बन गया, वरना ये क्या थे। तो जब मैंने लॉ ज्वाइन किया तो इट वाज जस्ट टू अवॉइड नौकरी न करनी पड़े मुझे। मगर हमारे अंकल जो थे चेयरमैन, वो मेरे फादर को फोर्स करते रहे कि नहीं आप उसको मेरे पास भेजिए, मैंने बात किया है उसके लिए, एंड ही विल जॉइन द गुड कंपनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी एंड अ वेरी गुड सैलरी एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहूँगा, तो मगर कैसे अवॉइड करूँ। तो जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया फादर ने, तो मैंने उनको फिर एक दिन बोला, मैंने कहा ठीक, पूछा उन्होंने आप कब जाएंगे दिल्ली। मैंने कहा रात की ट्रेन से चला जाऊँगा मैं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन दोपहर में, गर्मियाँ चल रही थी, दोपहर में घर पे ही था मैं, तो एक टेलीग्राम आता है। टेलीग्राम में था यू हैव बीन सेलेक्टेड, कम एंड ज्वाइन। और 10 दिन बाद की डेट थी। दिस वाज इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी इन मद्रास। तो मैंने कहा यार मैंने तो कहीं कभी अप्लाई नहीं किया, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग फिल्म। आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू माई एकेडमिक स्टडी, आई वॉन्टेड टू डू माई डॉक्टरेट। मैंने कहा जियोलॉजी में PhD वगैरह करके मे बी रिसर्च साइंटिस्ट बन जाऊँ, कुछ ऐसा कुछ था। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि ये टेलीग्राम ये कहाँ से आया। मैं देखा मेरा नाम भी सही है, एड्रेस भी सही है। तो मेरी एल्डर सिस्टर थी, उन्होंने टेलीग्राम मुझसे छीना, देखा, बोली कि मैंने तुम्हारे बिहाफ पे मैंने फॉर्म भर दिया था। अरे मैंने कहा वेरी गुड, जान बची, अब दिल्ली नहीं जाना पड़े। मैं अपने फादर को बाबूजी बुलाता था, तो वो ऑफिस में थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बाबूजी मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं मद्रास जा रहा हूँ। बोले व्हाट इज़ दिस मद्रास बिजनेस। मैंने कहा आई गॉट एडमिशन इन फिल्म इंस्टीट्यूट। बोले होल्ड ऑन आई एम कमिंग होम। घर आ गए, क्योंकि उनको पता था मैं फिल्म लाइन में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि बचपन में एक बार एक्टिंग का ऑफर था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने कहा नहीं करूँगा। तो मैंने टेलीग्राम रख दिया उनके सामने। तो उन्होंने देखा, एक सवाल पूछा मुझसे, बोले बेटा आर यू रियली इंटरेस्टेड। और मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। मैंने निगाह नीचे करके, क्योंकि आंख मिला नहीं सकता था, झूठ बोल रहा था, तो मैंने कहा यस। तो फादर ने इतने कहा ठीक है बेटा, यू गो हेड, यू हैव माई सपोर्ट। तो ऐसे करके मैं फिल्म लाइन में चला गया वहाँ मद्रास में। मगर 1 साल पढ़ा वहाँ मैं इंस्टीट्यूट में, टॉप वॉप कर गया मैं। मगर ये फिर रियलाइज़ हुआ मुझे कि यहाँ तो कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को था नहीं। आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपने क्या क्या 1 साल में सीखा? मैं तो फोटोग्राफी में ही था, सिनेमाटोग्राफी का कोर्स था, उसमें मैंने सारे मतलब जो भी स्किल्स वगैरह और ये सब सीखा मैंने। मगर फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा यहाँ तो स्टाफ भी नहीं है इतना कॉम्पिटेंट, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। अब चूँकि मैं घर वालों को नहीं बताना चाहता था, तो मैंने
मद्रास से ही आई गेव ए रिटन टेस्ट, और उसमें फिर मैं मेरिट लिस्ट में आ गया, तो मैं पूना चला गया इंटरव्यू वगैरह के लिए। और इंटरव्यू में फिर मैं फाइनली मैं आई वाज द फोर्थ इन द मेरिट लिस्ट। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ। तो जब एक बार मैं ज्वाइन कर लिया सिनेमाटोग्राफी का कोर्स, तो मैंने वेल आई डोंट वांट टू बी द सेकंड बेस्ट, आई वुड लाइक टू बी द बेस्ट। तो वहाँ से फिर सारी जो है ना पढ़ाई करनी शुरू किया, सीखना किया। और मेरा ये था कि मतलब जो भी काम करो टू डू दैट जॉब टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आज तक यही है कि मैं कोई भी फिल्म करता हूँ तो मैं हमेशा जो प्रे करता हूँ बिफोर आई स्टार्ट माई कैमरा, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, ओ गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू परफॉर्म माई ड्यूटी वेल टुडे, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक once I am not there around, I would not like people to say that he was not sincere in his work. जी सर, ये जो फिल्म मेकिंग होती है, इसमें इनकी स्टडीज़ कैसी होती है? भाई इस एकेडमिक स्टडीज़ तो है तो लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट, आप किसी भी उसमें कॉलेज में जाएं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होगा सिमिलरली में है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फिल्म मेकिंग में अगर आप आना चाहते हैं, यू हैव गॉट टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। क्योंकि आप जब सड़क पे जाएं तो आँख कान खोल के आप चले। नॉट ओनली दैट कि भाई देखिए मैं आई स्पेशलाइज इन सिनेमाटोग्राफी, बट आई एम ए राइटर, आई एम ए डायरेक्टर, आई प्रोड्यूस, आई डायरेक्ट। तो हम लोगों को जब सड़क पे चलते देखते हैं, तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने देखा कि भाई एक बेगर है, कैसे बेग कर रहा है, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। जितने भी आप देखेंगे भिखारी होंगे, हर एक का अपना स्टाइल होता है। सपोज कर लीजिए आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपको एक भिखारी का रोल मिल गया, तो आपने ऑब्जर्व किया है कीनली जब इन लोगों को, तो यू कैन प्रेजेंट सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ। तो डायरेक्टर भी खुश होगा, यार ये तो बड़ा टैलेंटेड है यार, इसने तो मेरे को 5-7 ये बता दिया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो व्हाट इज फिल्म एक्चुअली? फिल्म जो है इट इज वी ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन व्हाट इज इन रियलिटी इन लाइफ। इसीलिए कहते हैं फिल्म एक ऐसा मास मीडिया है विच कैन चेंज द होल सोसाइटी। सर, अगर एक स्टूडेंट को फिल्म मेकिंग में आना है तो क्या करेगा? भाई उसको पहले तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। उसके लिए वो देख ले पेपर्स वगैरह निकाल के कुछ साल पहले के कि कैसे किस तरह के सवाल आते हैं, और उसको इंक्लिनेशन भी तो दिखाना पड़ेगा। कैसे सवाल आते हैं? आपको पता है कैसे सवाल आते हैं? नहीं, वो तो पेपर तो आपको मिलेंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट वगैरह में, हर जगह आपको मिल जाएगा। आप उसका तो अब बुक फॉर्म में भी आता है कि भाई फलाने ईयर ये क्वेश्चन आए थे ऐसे। तो आप उसको पढ़िए और समझिए, और जैसे मैंने कहा ना कि आप कितना इनपुट देते हैं उसमें, यू नो, आप किस शिद्दत से, मतलब देखिए एक आदमी है जब उसको प्यास लगी है तो उसको आप बिरयानी दोगे तो नहीं खाएगा वो, उसको पानी चाहिए। आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हो तो फिल्म मेकिंग में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या क्या जरूरी है? देखिए बहुत सारी एक एटीट्यूड होता है। मैं जैसे सिनेमाटोग्राफी में गया, मैंने उसके पहले कभी कैमरे को हाथ नहीं लगाया था, एंड नेवर टच्ड, बट एक इनबॉर्न होता है, आई नो व्हाट इज अ गुड कॉम्पोजिशन, यू नो। जी 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 सर। लाइटिंग का आइडिया रहता है मुझे कि हाँ भाई इस तरह से लाइटिंग करूँगा तो ये फेस अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये, अ गुड कैमरा पर्सन एक निगाह में देख लेता है आर्टिस्ट का चेहरा और उसको पता लग जाता है कि इसका बेस्ट एंगल कौन सा है, एक निगाह में। एवरी पर्सन हैज गॉट वन वेरी गुड एंगल। आपने कभी बहुत बार देखा भी होगा कि आप कई स्टिल फोटोग्राफी स्टूडियो में गए स्टिल खिंचाने के लिए, उसने खींचा, यार कुछ जमा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है यार, कुछ क्यों नहीं लग रहा आपको नहीं पता, बिकॉज ही हैज नॉट एक्सप्लॉइटेड योर बेस्ट एंगल। फिर एक फोटोग्राफर ने आपका बेस्ट एंगल एक्सप्लॉइट कर दिया, बोले यार ये तो बहुत अच्छा किया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड
एंड द बैड गाय। तो इसलिए ये ऑब्जर्व करना, और फिर डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, क्योंकि लाइट भी तो दम सनराइज होता है, फिर टॉप लेवल जाता है, फिर सनडाउन होता है, उसको ऑब्जर्व करिए। नेचर में देखिए कि जब टॉप लाइट होती है तो कैसी होती है, नेचर में पेड़ कैसे लगते हैं, मॉर्निंग की अर्ली लाइट में कैसे लगते हैं, इवनिंग लाइट में कैसे लगते हैं। तो ये सब आप माइंड में रखिए। तो जब भी आपको मौका लगे कैमरे के पीछे जाने का, उसको पिक्चराइज करने का, माइंड में आपके वो आएगा कि मुझे क्या करना है, तो देन यू विल बी टेकिंग दैट, यू विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर लाइट, यू नो, टू गेट द बेस्ट शॉट फॉर दैट। ओके सर, अगर एक फिल्म मेकर जो अभी यंग है, अगर आपको कोई टिप देना हो उसको, टिप्स, तो आप क्या दोगे? ऐसा है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि देखो, आँख कान खोल के रखो एंड ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। समझे ना? जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, समझिए डाउनफॉल शुरू हो गया आपका, क्योंकि आपने अभी सीखा नहीं है। आपसे बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस पढ़े हैं, और आपको ये आज कहाँ से आ गया आपके दिमाग में कि साहब मैं तो सब कुछ जानता हूँ। वन लाइफ टाइम इज़ नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैंने इतनी फिल्में करी हैं, करीब 150 के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री कर लिया। यू नेम द सब्जेक्ट, आई हैव मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट। आई हैव डन मोर देन 140 एड कमर्शियल। वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कैमरा पर्सन इन बॉम्बे। फिर मैंने तो छोड़ दिया ये। मैंने कहा यार, पैसा इज नॉट एवरीथिंग, यू नो। नाम आता नहीं एड कमर्शियल में, तो पैसे मिलते हैं, नाम कहाँ आता है। डॉक्यूमेंट्रीज में भी क्या है ना, फीचर फिल्म का एक ये है कि फीचर फिल्म ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, एंड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड इट गोज इन पोस्टेरिटी कि भाई फीचर फिल्म में आपने काम किया। अब जैसे मैंने एक फिल्म करी थी राष्ट्रीय पिक्चर्स की, सारांश। सारांश वॉज वन फिल्म, द फर्स्ट फिल्म ऑफ अनुपम खेर। ना जब हम लोग कर रहे, महेश भट्ट की भी फिल्म थी वो, तो जब हम लोग करे थे तो हमको किसी को ये नहीं पता था ये पिक्चर इतनी सक्सेस हो जाएगी। बस ये था कि बेस्ट देना है। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू गिव देयर वेरी बेस्ट, इंक्लूडिंग द स्पॉट बॉय। हमारे प्रोड्यूसर थे राज बरजात्या जी, उन्होंने एक स्पॉट बॉय खास तौर से मेरे लिए और महेश भट्ट के लिए, दो के लिए बोला इन दो को देखना, क्योंकि ये दो पागल हैं। ये काम में जब घुस जाते हैं ना तो इनको खाना पीना कुछ नहीं सूझता, ये उसी में लगे रहते। तो इनको, और इनको पूछोगे भी ना तो ये डांट भी देंगे, तो चुपचाप खड़े रहे, जब वो इशारा करे तब उनको वो करना, मगर यही दो को देखना। तो डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने, आप इमेजिन करेंगे कि 48 डिग्री टेम्परेचर में मैंने 40-40 घंटे नॉन स्टॉप काम किया। एंड दोज डेज मुझे कुछ जुनून था कि आई वॉज डूइंग द फास्टिंग। फास्टिंग में नॉट हैविंग एनीथिंग, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, शूटिंग इन राजस्थान इन 48 डिग्री टेम्परेचर, एंड नो टॉक। सुबह सनराइज से सनसेट तक मौन रहता था, 2 days at a stretch. Last meal I used to have on Monday, and then I would break my fast on Wednesday morning. So Thursday morning. Tuesday, Wednesday, no khana, no pani, no talk. जी सर। And shooting in 48 degrees. My producer said कि भाई अगर आप नहीं अगर बोलेंगे तो मैं पैकअप कर दूंगा। तो मैंने कहा यू आर वेलकम टू पैकअप एंड गेट लॉस्ट फॉर लाइक हियर, आई शैल नॉट ब्रेक माई साइलेंस, बिकॉज आपको क्या प्रॉब्लम है, तो सुन रहा हूँ ना। हाँ, अगर मेरे काम में अगर इनएफिशिएंसी है, यू हैव गॉट एवरी राइट बिकॉज यू पेइंग मी, तो उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। आई एम गिविंग माई वेरी बेस्ट। और वो पिक्चर इंटरनेशनल अवार्ड मैंने उनको पहले ही कह दिया था, फिल्म मतलब शूट करने के पहले मैंने, अगर इस फिल्म में इंटरनेशनल अवार्ड अगर नहीं लाया तो मैं फिल्म लाइन छोड़ दूँगा। एंड आई गॉट द इंटरनेशनल अवार्ड। उनको चेकोस्लोवाकिया में मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। फिर उन्होंने एक और फिल्म किया, उसमें भी मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अगेन आई गेट द इंटरनेशनल अवार्ड, और उसमें भी इंटरनेशनल अवार्ड मिला। तो क्या है कि देखिए, अवार्ड किसको मिलता है यार, हम ही लोग हैं, हम ही सभी लोगों को मिलता है यार। और उसमें इसलिए मिलता है कि वो आपका डेडिकेशन जो है वो दिखता है ऊपर से। जी सर।
एक फ़िल्म को बनाने के लिए जो डेडिकेशन होता है, वो कैसे होता है? मतलब एक फ़िल्म जब हम बनाना चाहते हैं, तो उस फ़िल्म में क्या-क्या लगता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, पहले तो मैं डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूँगा कि हम ये क्यों बना रहे हैं फ़िल्म? आखिर में अगर जब कोई बंदा अगर सोचता है फ़िल्म बनाने का, ही वांट टू से समथिंग, हैं? कुछ मैसेज देना चाहता है, वो फ़िल्म के थ्रू देना चाहता है। तो मैसेज कब देगा? मैसेज जब वो खुद श्योर होगा अपने बारे में कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ को जिस तरह से प्रोजेक्ट करूँगा, इट विल रीच द मासेस, तो उसका कॉन्फिडेंस। तो मैं कह रहा था कि जब कोई भी डायरेक्टर जब कोई फिल्म बनाने की कोशिश करता है, सोचता है, तो उसके पास में कोई आइडिया होता है और वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें, सोते बैठते जागते वो वही उसी चीज़ में घूमता रहता है वो। और उसको पता है क्योंकि उसके पास ये बनाने का टैलेंट है, तो वो पूरी अपनी कोशिश लगाता है उसमें कि कैसे मैं ऐसा बनाऊं कि मेरा मैसेज जो है सारे मासेस को पता लग जाए। और ये डेडिकेशन जो है वो अकेले का नहीं होता। वो डायरेक्टर जो है वो मोटिवेट करता है अपने टेक्नीशियंस को, अपने आर्टिस्टों को, म्यूजिक डायरेक्टरों को, सबको। तो अल्टीमेटली तो क्या है, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, हुँ। बट ये सारे जो है उसके लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, सब एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द डायरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मेरा ये मानना है एक फिल्म तब सक्सेस होती है जब एवरी डिपार्टमेंट इज सिंगल्ड आउट फॉर प्रेज। कि आपने फिल्म फाइनल देखी, भाई एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस तो है, उसके अलावा डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, फोटोग्राफी भी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। तो जब सब चीज़ जो है ना, तब आदमी रियलाइज करता है ओवरऑल देखता है, कहता है यार इज ए फैंटास्टिक फिल्म। और कहीं अगर एक ही चीज़ अगर उसने निकाल लिया फॉर प्रेज, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, हुँ। क्योंकि बाकी उसने कुछ देखा नहीं, हुँ। यू नो। तो इन टोटलिटी, तो जब मुझे महेश भट्ट ने कहा ये सारांश करने के लिए, तो उसने कहा अदीप मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। ही कॉल मी एट हिज रेजिडेंस, मैं गया, मैंने कहानी सुनी। उसने मुझसे कहा व्हाट डू यू फील अबाउट इट। मैंने कहा महेश, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू फोटोग्राफ। कहता क्यों। मैंने इसलिए कि मुझे इस फिल्म में इतना स्कोप है कि मैं अपने हथकंडे दिखाऊंगा तो पीपल विल कम आउट ऑफ द ऑडिटोरियम एंड वाओ व्हाट ए ब्रिलियंटली फोटोग्राफ फिल्म। फिल्म खुश हो जाएगी। I said, I am not the hero of the film, the hero is the subject of the film. जो स्टोरी आपकी है ना, वो हीरो है। वी आर प्लेइंग सेकंड फिडल। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई हर इंसान जो है ना अपना बेस्ट देगा, चाहे वो एक्टर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे एडिटर है, चाहे कैमरा पर्सन है। तो वो पर्दे पे दिखता है सिंसियरिटी आपकी। क्योंकि ये फिल्म जो थी ये बहुत ही लो बजट की फिल्म बनी थी। टोटल एक्सपेंसेस थे अबाउट 12 लाख रुपीज़ सारांश का। और जबकि ये देवदास में हीरोइन का लहंगा बना था 12.5 लाख रुपए का, तो उनका एक लहंगा हमारी पूरी फिल्म। मगर ये था कि फिल्म देखने के बाद में कॉमन मैन को दिल में लगी ये फिल्म। इट रैन फॉर 50 वीक्स। तो पहले तो ये हुआ कि साहब सिल्वर जुबली होगा तो हम उनको जो है ट्रॉफी वॉफी देंगे, बोले नहीं आगे देंगे। और डायमंड गोल्डन जुबली होने लगी ना, तो वो फिल्म उतार दिया। सर, एक जो पब्लिक होती है, उसे कैसी फ़िल्म चाहिए? देखिए, पब्लिक यहाँ लोग कहते हैं ना, आजकल के दौर में ना, मैं एज ए मेंबर ऑफ द सेंसर बोर्ड एवरी अदर डे आई एम सेंसरिंग सम फिल्म और अदर। पिछले दिस इज माई 6th ईयर रनिंग एज ए मेंबर। 6 साल के पीरियड में मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल से 4 या 5 फिल्में ऐसी देखी मैंने, सेंसर किया, जिसको देखने के बाद में दिल में ये लगा आज एक अच्छी फिल्म देखी।
और बाकी इतने सालों में आई एम ओनली वॉचिंग ट्रैश। लोग कहते हैं कि नहीं सर, पब्लिक डिमांड करती है। मैंने एक्सक्यूज मी, आप एक बंदा कॉमन मैन बता सकते हैं मुझे आप, जिसने कि आपको आके कहा हो कि साहब मेरे लिए ऐसी फिल्म बनाइए आप प्लीज, और आपने बनाई हो? एज ए कॉमन मैन डजंट हैव एनी चॉइस, देव गॉट ओनली टू चॉइस, आइदर दे एक्सेप्ट इट और दे रिजेक्ट इट। दूसरा कोई चॉइस नहीं है। और फिल्म एक ऐसा मीडियम है, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, दिस कैन चेंज द होल सोसाइटी। आज की तारीख में मैं टेंशन करता हूँ, हर फिल्म में इतना वायलेंस, इतना वायलेंस। लोग क्या कर रहे हैं? एंड फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाला, आई एम सॉरी टू से, इट इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैंने आर्टिकल भी लिखा, भाई कवर स्टोरी इज देयर इन द मैगजीन वेयर आई हैव रिटन 100-200 crore club, a boon or impending disaster. How many film you can make 200 or 400 crores की? कितनी फिल्म बना लेंगे साल में आप? 2-3? Can you run the country with thousands of theaters? 8-10 हजार थिएटर आप 2-3 फिल्मों से चला सकते हैं आप? There was a time when every type of film is to be made. A grade, B grade, C grade, D grade, सब तरह की, और every film had an audience. Can you believe Raj Kapoor made in 49, he made Awara. उसके ऑपोजिट भगवान दादा की फिल्म थी अलबेला, which was a low budget, no star cast, and both were hit films. तो क्यों चली? उसमें रीजन होता है। अभी आप देखिए, शोले पिक्चर रिलीज हुई आपकी, शोले के ऑपोजिट देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड जय संतोषी माँ। कैन यू बिलीव? यू विल नॉट बिलीव मी, बट जय संतोषी माँ कंपेयर टू शोले अर्न मोर मनी देन व्हाट शोले अर्न। When you analyze what was the input and what is the outcome result, Santoshi Ma he earned much more than what they had compared to Sholay. You know, उसके हीरो साहब थे वो, बल्कि मुझे कहने लगे कि अरे भाई अदीब साहब, मैं तो बड़ा मतलब आई एम वेरी अनलकी। मैंने क्या हुआ? बोले यार मेरी मत मारी गई थी, द प्रोड्यूसर ओड हिम 10,000 रुपीज। संतोषी माँ का प्रोड्यूसर, ये असीम कुमार हीरो थे, तो उसके पास पैसे नहीं थे। ससराम रोरा करके प्रोड्यूसर था, उसने कहा दादा मैं आपको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको मैं बॉम्बे टेरिटरी लिख देता हूँ आपके लिए। इन्होंने नहीं नहीं, मेरे को टेरिटरी नहीं मांगता, मेरे को तो 10,000 चाहिए। तो उस बेचारे ने कहीं से जमा कर करा के इनको 10,000 दिया। पिक्चर रिलीज हुई, बॉम्बे टेरिटरी अर्न 3 crores। असीम कुमार मुझे बोलते मेरी मत मारी गई थी। मैंने कहा तू कैच के पीछे भागा, कैच निकल गया तेरे हाथ से। तो कहने का मतलब है, एक फिल्म जो होती है ना, अगर उसमें कुछ है तो वो चलेगी चलेगी, कुछ भी कर लीजिए। शोले, आई वेंट एंड सॉ द फिल्म, आई थिंक इट वाज 2nd or 3rd डे ऑफ द रिलीज, एंड बिलीव मी हुटिंग हो रही थी। पूरा रो की रो उठ के चला गया बाहर, बिकॉज द ओपोनेंट्स दे पेड, दे परचेज द टिकट, और बोला इसको फ्लॉप करना है। फिर आफ्टर 1 week एंड इट पिक्ड अप, 5 साल तक ओपनिंग करंट बुकिंग ओपन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंस है नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मैं ये कर दूंगा, ऐसा होता नहीं है। कॉन्फिडेंस जब होता है व्हेन यू हैव नॉलेज एंड यू आर अवेयर कि भाई क्या चलता है क्या नहीं चलता है। यू नो, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा लगाने से अच्छी फिल्म बनती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारांश के टाइम में सूरज बड़जात्या असिस्टिंग महेश, तो वन डे ड्यूरिंग द ब्रेक आई टोल्ड सूरज, ऐसे सूरज यू हैव गॉट एवरीथिंग, आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्रोडक्शन हाउस में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज देयर। मैंने कहा मैं सोचता हूँ, एंड दैट वाज अ पीरियड एक्शन फिल्म वाज इन वोग। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक छोटी सी लव स्टोरी बना दो। मैं
Only two things keep in mind: good music and good faces. And I can guarantee it will be a big hit. He gave break to Salman Khan, भाग्यश्री को मैंने प्यार किया. No looking back after that. सर, अभी जो बॉलीवुड चेंज हो रहा है, वल्गैरिटी जो फैल रही है, जो मूवीज़ में सिर्फ जो 90% मूवी जो आ रही है उसमें रोमांटिक है, एंड नहीं तो वो रोमांस नहीं आ रहा है, तो उसमें जो आपने कहा जैसे शोले में हुआ मार धाड़ होती है, उसके अलावा आजकल कोई शांत वाली मूवी तो है ही. तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? भाई हम तो ये कहते हैं कि मैंने 2013 या 14 में आर्टिकल लिखा था, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये होगा, और वही हो रहा है. अभी क्या करते हैं ना, आपने प्रिडिक्शन क्या की थी future में? मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मैगजीन पड़ी हुई है. जी. इन दैट आई हैड रिटन कि भाई यू कैन नॉट रन, कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री बाय मेकिंग ओनली बड़ी बजट की फिल्म बनाओगे, न सिर है न पैर है. तो अभी भी एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड, सेंसर बोर्ड का, बिकॉज हम देखते हैं तो हमको तकलीफ होती है जब हम कट देते हैं ना, कि भाई ये भी काटो वो भी काटो, तो तकलीफ होती है कि यार एज ए मेकर आई नो कि भाई क्या तकलीफ होती है फिल्म बनाने में. और आज की तारीख में आप देखिए ना, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वैनिस्ड. देर आर ओनली कॉर्पोरेट हाउसेज 4-5 हैं, मोनोपोली कर दी उन्होंने. और वो करते क्या, कॉर्पोरेट के पास तो पब्लिक का पैसा है, उनको कोई दर्द नहीं होता. जो आर्टिस्ट जो है वो 50 लाख के काबिल नहीं है और उसको 50 करोड़ दे रहे हैं. आप क्यों दे रहे हैं भाई? मैं तो चैलेंज किया था, मैंने कहा कि एक आर्टिस्ट ने बोला कि जी मैं तो अभी कम कर दिया प्राइस, मैं तो 70 करोड़ से 50 पे आ गया. आप नाम लेंगे? नाम नहीं लूँगा. तो मैंने कहा बेटा ऐसा है ना, मैं तुमको 50 करोड़ देता हूँ, कहाँ से लाऊंगा, इट इज़ नॉट योर बिजनेस टू आस्क मी. मैं तुमको दो, मेरी शर्त सिर्फ एक है, बिना गलती के तुम 50 करोड़ गिन देना बस. और एक गलती किया मैं 4 टाइम्स पैसे ज़्यादा लूँगा तुमसे. बेटा है हिम्मत, आ जाओ. मैं जानता हूँ 50 करोड़ तुम गिनते नहीं गिन सकते हो इन वन गो. मैं 200 करोड़ लूँगा तुमसे बेटा, अगर दम है तो आओ. नहीं आएगी. तो मतलब आप क्या दिखा रहे हैं पर्दे पे? देखिए अभी OTT प्लेटफॉर्म आ गया, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है. आप घर में बैठ के देखिए, क्या देख रहे हैं टीवी पे? आप बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? आप वल्गैरिटी. मैंने मिनिस्टर से कहा, वो कहते हैं सर वी डोंट हैव एनी उसमें कंट्रोल. मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, मिनिस्ट्री आपकी है, बैन लगाइए आप. हाउ कैन यू से दैट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल? तो क्या है ना, वो हमारे से दबंग लोगों से जरा घबराते हैं, हमसे मिलना भी पसंद नहीं करते. हम भी कहते हैं हटाओ, हमें क्या करना है यार. सर, ये वल्गैरिटी फैला क्यों रहे हैं? वल्गैरिटी बिकॉज उन पर उनको पैसे मिलते हैं ना, टिटिलेटिंग द ऑडियंस. हम तो काट देते हैं सीधे. मैंने एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया. मैंने कहा बैन करो इसको. मैंने कहा जाइए आप कोर्ट में जाइए, आप लड़िए मुझसे, मैं आऊँगा कोर्ट में आऊँगा, मैं तो नहीं दूंगा सर्टिफिकेट आपको. नतीजा क्या हुआ? आउट ऑफ 5 मेंबर्स 4 वेंट ऑन वन साइड एंड आई वाज ऑन साइड. फिर 4 जो थे वो देने के फेवर में थे कि नहीं सर एक लगा के ए सर्टिफिकेट दे देते. मैंने कहा मैं तो बैन करना चाहता हूँ, तुम ए सर्टिफिकेट दे रहे हो. आई वॉज आउट वोटेड 1:4. तो आई मीन इस तरह की चीज़ें चलती हैं, होता है यहाँ पे. और मेरा तो सजेशन है, मैं कहता हूँ देखिए हिंदुस्तान इतना बेहतरीन मुल्क है. आई हैव लिव, बाहर भी मैं रहा हूँ, कनाडा वगैरह में. आई बीन टू जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑल ओवर आई बीन देयर. मुझे कितनी बार ऑफर हुआ टू माइग्रेट, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. इनफैक्ट वे बैक इन 1971 व्हेन आई वाज वर्किंग विद मर्चेंट आइवरी, इस्माइल मर्चेंट, जेम्स आइवरी. तो आफ्टर द फिल्म गॉट ओवर, इस्माइल मर्चेंट ने मुझे कहा कि अदीप यू कम विद मी टू US, एनीथिंग फॉर आस्किंग. मैंने उनको सीधे कहा, मैंने कहा इस्माइल साहब, माई कंट्री हैज स्पेंड $1 lakh टू ट्रेन मी. इफ आई एम गुड, आई वॉन्ट टू रिपे माई डेट टूवर्ड्स माई नेशन.
America has not put a cent on me. Why should they reap the benefit of my knowledge? मैंने कहा हम सब हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे मुल्क का क्या होगा? हम तो नहीं जाएंगे, हम आएंगे, काम करेंगे, वापस हिंदुस्तान ही जाएंगे हम. आई एम ए वेरी प्राउड इंडियन. हमने कहा आवर पॉवर्टी, वी मे बी पुअर, आवर पावर, दिस आई एम टॉकिंग 71. आई सेड वी मे बी पुअर, आवर पॉवर्टी शैल सून बी इरेडिकेटेड. बट वो लोग जो है ना, फॉरनर्स, वो जिंदगी भर भिखारी बन के रहेंगे. देख लेना, मेरी वर्टिक देख लेना. मैं नहीं गया. ही अप्रिशिएटेड. उसके बाद में आई वाज स्टेइंग इन कैनेडा एंड ही केम टू टोरंटो विद दिस फिल्म. आई मेट हिम, तो ही फील वेरी हैप्पी. उसने कहा अदीप एनीथिंग एनी टाइम, वो पर्सनल नंबर दिया, बोले मैं इस नंबर पे हूँ, मुझे कॉल करना, यू कैन कम ओवर, आई एम विद यू. बट हमको ज़रूरत नहीं पड़ी कभी. तो कहने का मतलब ये है, देखिए हिंदुस्तान इतना रिच मुल्क है, हमारे पास इतना लिटरेचर है, हर स्टेट में है. तो मैं कहता हूँ व्हाई द गवर्नमेंट डजंट स्टार्ट कि भाई आप एक शुरू करिए मुहिम कि आप क्लासिक पे बनाइए फिल्म. हर लैंग्वेज में क्लासिक है, ऐसा तो नहीं कि एक ही लैंग्वेज में है. हमारे तो हॉलीवुड वाले चोरी कर रहे हैं हमारा यार, महाभारत है, रामायण से वो चोरी करके ला रहे हैं. व्हाट इज सुपरमैन यार, हनुमान जी हैं, और क्या है, वो कर रहे हैं और सक्सेस हो रही. और हमारे पास जो खजाना पड़ा है हम देख भी नहीं रहे. मैंने अगर गवर्नमेंट बोले कि भाई आई विल गिव एनीथिंग बिटवीन 5 to 10 crores डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, आप फिल्म बनाइए एंड द गवर्नमेंट शुड बैक देम अप इन वे ऑफ लेटिंग देम. लाइक फॉर इंस्टेंस क्या है आज प्रॉब्लम क्या होती है, आपने फिल्म बनाई, आपकी छोटी सी फिल्म है, किसी तरह आप थिएटर आपने बुक कर लिया, मैं बीच में आ गया बड़ी फिल्म बना के. तो मेरा ये कहने का मतलब था कि भाई आपने एक छोटी फिल्म बनाई और आपने थिएटर बुक किया. मैं एक बड़ी फिल्म बनाता हूँ और उस दौरान में कोई फेस्टिवल आ गया और आपकी फिल्म भी आने वाली रिलीज है, मेरी भी आने, आपने थिएटर बुक कर रखा है. मैं चूँकि बड़ा प्रोड्यूसर है, मैंने आपके सारे थिएटर ले लिए. मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको उठा के दे दिया कि पता लगा आप रह रहे टाउन में, तो आपका 9 बजे सुबह का नाला सोपारा में शो दे दिया आपको. आपकी पिक्चर तो डूब गई. 9 बजे कौन जाएगा आपकी पिक्चर. आपने हालांकि अच्छी फिल्म बनाई, छोटी फिल्म बनाई, मगर अच्छी मैसेज वाली फिल्म बनाई, कोई नहीं देखेगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट था, गवर्नमेंट शुड नेशनलाइज द थिएटर्स. थिएटर नेशनलाइज करने का फायदा ये होगा, एज पर द डेट ऑफ सेंसस सर्टिफिकेट, आपको पहले सेंसस सर्टिफिकेट मिला है, मुझे बाद में मिला है, तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई कैन टेक योर डेट. ओके सर. सर अगर मैं पूछूं कि अदीप सर ने अपनी पूरी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री से क्या सीखा? देखिए सीखना तो ज़रूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री से ही सीखे, मैं तो बाहर से भी बहुत कुछ सीखता रहा हूँ. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे फिल्म इंडस्ट्री में जितने दोस्त हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे दोस्त बाहर हैं, ब्यूरोक्रेसी में, इधर उधर, एंड ऑल द टॉप पीपल. स्पिरिचुअलिटी में हूँ तो वहाँ अलग है मेरे. तो मुझे तो हर तरफ से सीखने को मिलता है. फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मगर बाहर से ज़्यादा कुछ मिलता है. जी सर. तो एक लास्ट हमारा चीज़ होता है दी 3 वंडर वर्ड्स में, जिसमें हम आपको 3 वर्ड दे रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हो आप बताएंगे, ठीक है? नॉलेज. नॉलेज इज, कहते हैं ना, इट इज सच ए वास्ट फील्ड, इसका कोई लिमिट नहीं है. एंड वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू गेन ऑल द नॉलेज. सो यू मस्ट ऑलवेज फील कि अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. आपने जो कुछ भी सक्सेस पाई जिंदगी में, दैट इज नॉट द अल्टीमेट, देयर मच मच मोर बियॉन्ड दैट. तो जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई ये तो इतना वास्ट फील्ड है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर इन वन लाइफ टाइम, you will remain a very humble human being and you will like to acquire knowledge from
every source whatsoever is available. Even a small, कहते man from the street can also give you certain knowledge, you know. So never feel that you are very superior, you got all knowledge. No, राइट सर। वो आपको नहीं होना चाहिए. जी सर। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट. और एक्सपीरियंस जो है, अगर फेलियर होता है दैट ऑल्सो इज एन एक्सपीरियंस. सो डोंट थिंक दैट फेलियर आ गया तो भाई आप एकदम बेकार हो गए. नहीं, ऐसा नहीं होता. बिकॉज फेलियर गिव्स यू अनदर चांस, यू नो, टू succeed in that field where you have failed with better scope. फिल्म। Film. द थर्ड वर्ड इज फिल्म। A film is one medium which can change the whole society. And that is why I always hamper upon, you know, make good films. Maybe in the beginning you may not be able to succeed the way you would like, but eventually आपकी फिल्म 50 साल बाद भी लोग देखेंगे. ये मार धाड़ वाली फिल्म दूसरे दिन नहीं देखते. जी सर। आप आज की तारीख में गाने देख लीजिए, गाना आता है, मुखड़ा आया, जैसे अंतरा आया, लोग भूल गए मुखड़ा क्या था. अंतरा खत्म हो गया, गाना भूल गए. अब बोलेंगे यार वो फिल्म में था गाना, वो क्या था. बोले यार वो कुछ याद नहीं है. अरे वो चिकनी चमेली, अच्छा अच्छा वो गाना था. तो ऐसे लोग याद करते. सर आपको आज तक कौन सा सबसे अच्छा गाना लगा है? देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हैं. कोई एक और मेरे अब जैसे जिसको गुलाम, हम गा पाओ, जिसको हम गा पाओ। देखिए अब मेरे मैं तो, हालांकि ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट गुरुज, यू नो. लता जी के गुरु थे, मन्ना डे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम, शान, सागरिका, AR रहमान, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब. मैं उनको भाई साहब कहता था. और खान साहब जो थे वो अपना विंडो के वहाँ थोड़ा सा उन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसा बना रखा, उस पर उनकी गद्दी होती थी, वो वहाँ बैठते थे और बाकी सारे इनके चेले नीचे बैठते थे. और जब मैं जाता था बोले नहीं अदीब भाई आप बगल में मेरे बैठोगे. तो बल्कि वो सब सोचते हैं, शान वाल सोचते थे यार ये कौन भला, ये तो म्यूज़िक का तो है नहीं, मगर मैंने कहा ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, आपके उस्ताद हैं, मेरे भाई हैं ये, यू नो. फ़र्क इतना है. तो मैंने एक फिल्म बनाई जो कि, जैसे मैंने कहा ना कि छोटी फिल्म आजकल कोई खरीदता नहीं, तो उनका एक ही डायलॉग है, हम साहब इस टाइप की फिल्म लेते नहीं. मैंने कहा भैया, मन में कहा, उनको मुँह पे तो नहीं कहा, इंसल्टेड फील हो गए. मैंने मन में कहा, मैंने कहा उसके ऐसी फिल्म देखने के लिए ये भी चाहिए. अब वो तो है नहीं तुम्हारे पास. अब तुमने पैसा, आज की तारीख में जिसके पास जेब में पैसा आ गया ना, वो राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, सब कुछ वही है. भगवान, गॉड है. तो उनके आगे तो मैंने फिल्म एक बनाई है हिंदी में, इस कॉल नाजुक सा मोड़. अब मेरे उसमें क्या है ना कि बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं ना, जैसे फॉर इंस्टेंस लिरिक्स राइटर निदा फाजली इज़ द लिरिक्स राइटर, क्योंकि आफ्टर साहिर, हसरत, शैलेंद्र, मजरू, इन लोगों के जाने के बाद में अगर कोई जेन्युइन पोएट था, सो दैट वाज निदा फाजली. तो निदा फाजली मेरा लिरिक्स राइटर. फिर मेरा स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग लिखा इस्माइल श्रॉफ. उसने बहुत सारी फिल्में करी, बुलंदी, आहिस्ता आहिस्ता, अगर, एंड तो I made him write the dialogue and screenplay for me. I was the director and the DOP. मेरा कोरियोग्राफर हेमा जी के लिए कोरियोग्राफी करता रहा भूषण लखंदरी, इज़ वेरी गुड. और मेरा आर्ट डायरेक्टर, वो उसने पहली फिल्म मेरे साथ ही की थी, और उसको मैंने पहली फिल्म जब राइटिंग चल रही थी तभी मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था. मैंने कहा बेटा गोल्ड मेडल तुझे मिलने वाला है इस फिल्म में, अभी से ले. बोला सर अभी तो लिख रहे. मैंने कहा मैंने कह दिया, मेरी ज़बान खाली नहीं जाती, तुझे मिलेगा, तब याद करना. उसको मिला, ही गॉट द गोल्ड मेडल. एंड ऑन द टेलीविजन ही सेड कि हमारे DOP साहब ने ऐसा कह दिया. तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा देख उस ज़माने में क्या था, 15,000 रुपये कैश मिलते थे, गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट. तो मैंने कहा तू ऐसा करना, गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट रख लेना, 15,000 मुझे दे देना, मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती पैसों की. उसने TV पे बोल दिया. ठीक है सर. फिर मैंने उसको अपनी फिल्म के लिए जब लिया,
आफ्टर नियरली 24 ईयर्स। पूना में था, मैं गया, पूना गया उसको साइन करने के लिए, तो आया, आके उसने पैर में छुए मेरे, मिठाई लेके आया मेरी, मुझे कहता है कि दादा वो आपका जो है 15,000 मैं इतने सालों से ना अलग रखा हूँ, तो आप ले लीजिए। मैं कहा ऐसा है, उसमें ऐड कर चक्रवृद्धि ब्याज लगा, 15,000 का कितना हो गया, और जो भी अमाउंट आता है ना ऐश कर डाल, जा खुश रह तू। मैंने कहा मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तू ऐश कर उसमें। तो मतलब एंड दे ऑल वर्क वेरी वेल। मैंने 3 आर्टिस्ट हैं उसमें, तीनों नए लिए मैंने, एक सिंगर को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया उसमें, गाने बहुत खूबसूरत है उसके। बस वो कहते हैं आपने फिल्म तो साहब अच्छी बनाई मगर आपके आर्टिस्ट नए हैं। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे हर इंसान नया होता है। चाहे दिलीप कुमार थे, राज कपूर थे, देवानंद थे, वो भी कभी नए थे यार, किसी ने तो हाथ रखा। मैंने कहा यू डोंट गो बाई नया पुराना, आप ये देखिए वेदर दे आर एबल टू डू जस्टिस टू देयर कैरेक्टराइजेशन इन द फिल्म और नॉट। कल को ये स्टार बन जाएंगे, आप पीछे पीछे घूमोगे, आपको ये डेट नहीं देने वाले, ये इतना बता दूंगा आपको। तो कोई, फिर मैंने भी किसी को दिखाई ही नहीं फिल्म, मैंने कहा जिसको देखना है लैपटॉप पे दिखा दूंगा, बिकॉज आई मेड अ सेलुलॉइड प्रिंट ऑल्सो, मैंने 35 का प्रिंट भी बनाया, डॉल्बी डिजिटल साउंड 7.1 एंड ऑल दैट, सारा मतलब टेक्निकली एकदम हाई लेवल की फिल्म है। एंड देर इज ए कहते हैं मैसेज दैट आई वांट टू गिव इन द फिल्म, दैट इज व्हाई आई हैव मेड अ फिल्म। जी सर। अब मैसेज उसका ये है, देखिए उसमें मैंने दिया कि कैन यू फाइंड योर सोलमेट थ्रू मैट्रिमोनियल एड्स। हिंदुस्तान एक ऐसा देश हमारा है जहाँ पे डिवोर्स रेट इज मिनिमल इन द वर्ल्ड। द रीज़न इज, हमारे यहाँ जब हिंदुस्तान में शादियाँ होती हैं ना, तो वो लड़के वाले के पूरे हिस्ट्री निकालते हैं, उसका कैसा खानदान है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या जॉब कर रहा है, क्या कमाई करता है, कैसे रिश्तेदार है, लड़की वाले के बारे में सब पूछेंगे, उसके बाद कुंडली मिलाई जाएगी, उसके बाद में शादी होती है। तो होता ये देखिए, जब दो बर्तन कहीं भी रहेंगे ना कभी तो खनकेंगे, डिफरेंसेस तो होंगे ना, हस्बैंड वाइफ में कभी तो होंगे डिफरेंसेस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों की फैमिली वाले लोग दे कम फॉरवर्ड टू डू काउंसलिंग जी सर। कि बेटा एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। दैट इज द रीजन वाई। तो दिस इज व्हाट इज द मैसेज आई एम इनडायरेक्टली गिविंग इन द फिल्म। अब नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं, मैंने तो फिल्म बना दिया, अब वो डब्बे में पड़ी है। मैं भी सोचता हूँ मैं हॉलीवुड की फिल्म कर रहा हूँ, बोल दूंगा यार बाय वन गेट वन फ्री, बहुत सही है सर। दे दूंगा। ठीक है सर, तो यही था हमारा पॉडकास्ट और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर।